नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में दोस्तों। और अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी के ऐप को फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर में जाके आप लिखिएगा, आपको ये यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसको सबसे पहले आप इंस्टॉल करें, फिर ओपन करें। अपने मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल आईडी और अपने नाम के साथ इसको लॉगिन करें। उसके बाद में दोस्तों मैनेज गोल का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। उस मैनेज गोल में आपको NTA UGC नेट का गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि आप नेट कैटेगरी में जितनी भी क्लासेस होती है उन सभी को देख सकते हो, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो प्लस क्लास हो। तो ये जरूरी है, कोई भी एजुकेटर अगर आपको सर्च करना है तो वो गोल सेलेक्ट करने के बाद ही हो पाएगा। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे कि पूजा कुमारी मीना के नाम से मुझे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये मेरी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी, यहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी कि मेरी कौन सी क्लास कब होने वाली है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप बिल्कुल नए मेरे साथ जुड़े हो तो दोस्तों जैसे कि हमारे ये सी ऑल का ऑप्शन है प्लस क्लासेज में। अगर आपने अभी प्लस कोर्स खरीदा है या फिर अभी आप प्लस कोर्स लेने वाले हैं तो जितने कंप्लीट कोर्स पहले हो चुके हैं उन सबको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल क्लास को जो पहले मैंने करवा दिया उनको। ये सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर की आपको स्लाइड दिख रही है। फर्स्ट पेपर तो सभी एजुकेटर पढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही जैसे आपका सेकंड पेपर कॉमर्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, हिंदी है, एजुकेशन है, ज्योग्राफी है, या फिर ये जो अलग अलग तरीके के आपको सब्जेक्ट मिल रहे हैं इनमें से कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 जो स्लाइड पे लिखे हुए इन सब की कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है, बिल्कुल टॉप एजुकेटर के द्वारा। अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लस कोर्स की, तो दोस्तों प्लस कोर्स में क्या होता है कि आपका पेपर 1, पेपर 2 PDF और आपके डाउट सेशन वगैरह ये सब आपके कंप्लीट करवाए जाते हैं। ओके, इसकी फीस है 6 महीने की 11,250, 12 महीने की 13,750 और 24 महीने के 20,000। जब भी आप ये कोर्स परचेज करते हो उस टाइम पे आपको ये हैवे रेफरल कोड मांगेगा। इसमें आप पुल्की10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो फीस आपको ज़्यादा नज़र आ रही है इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपको फीस नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाई दे रही है कि आपकी फ़ीस कम हो चुकी है। ये देखिएगा आपको यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। आप ये करके अपने ऐप में देखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि आप जो रेगुलर क्लास देखते हैं उनके क्रेडिट इकट्ठे होते हैं, इनको रिडीम करने से भी आपको प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। ये है आइकॉनिक कैटेगरी। आइकॉनिक कैटेगरी में क्या होता है कि प्लस के अतिरिक्त आपको और बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, ठीक है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडेंस। मतलब कि यहाँ पर आपको बहुत सारी और भी फैसिलिटी है कि बच्चे को कई बार क्या होता है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता कि उसको किस तरीके से क्या करना चाहिए, तो उसको पर्सनल कोर्स दिया जाता है। देखो ये तो प्लस में दी जाती है ये सारी चीज़, लेकिन इसके अतिरिक्त जो इतनी सारी चीज़ें ये है आइकॉनिक कैटेगरी में। आइकॉनिक कैटेगरी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो प्लस के बेनिफिट तो इसमें है ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है पर्सनल कोच के, इंटरव्यू की तैयारी करने के, पर्सनली अपने डाउट सॉल्व करवाने के, ये सभी आपको मिल जाते हैं। इसको परचेज करने का भी तरीका सेम वही है जो प्लस का है, सेम वही। आपको यहाँ पे कोड अप्लाई करना है पुल्की10, ठीक है, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फीस आपकी यहाँ पे कम हो गई है और उसके बाद जो आपके क्रेडिट है उनको रिडीम करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, ठीक है, आपको पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, क्यूज लेते हैं, PDF आपको दी जाती है, ठीक है, नए नए तरीके से PDF क्रिएट करके लाते हैं। और पूरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 1 को करवाया जाता है, नहीं, दोनों पेपर को करवाया जाता है। पूरी 10 यूनिट पेपर 1 में होती है, 10 पेपर सेकंड में होती है, सबको कवर कराया जाता है। साथ ही साथ रिवीजन एंड MCQ सेशन करवाए जाते हैं। 21 सब्जेक्ट है नेट कैटेगरी के जिनकी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती है, वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई भी थे। तो दोस्तों यहाँ पर बैच कोर्स भी आपके चलते हैं, ठीक है, अलग अलग एजुकेटर आपके बैच कोर्स लेके आते हैं ताकि आपके कोर्स को जल्दी से कंप्लीट करवाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलो दोस्तों हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या दोस्तों, आदिकाल, ठीक है। आदिकाल में भी क्या पढ़ाने वाली हूँ, डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे आदिकाल का विभाजन हुआ, कैसे आदिकाल अस्तित्व में आया, कौन कौन से तथ्य है जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा कहे गए हैं। आदिकाल की अगर सर्वमान्य रूप से हम सीमा मानते हैं जो सभी की सहमति से मानी गई है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है, ठीक है, ये आपको भी पता है। अब हम बात करते हैं आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर हम आदिकाल का उदय हुआ, कैसे इसका उद्भव हुआ, किन किन नामों से इसको पुकारा जाता है, किस किसने क्या क्या कहा है।
आदिकाल के बारे में। तो देखिए हिंदी साहित्य का जन्मकाल इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हिंदी साहित्य एकदम बच्चे की भांति होता है, हिंदी साहित्य का जन्म हुआ होता है यहाँ पे। इसको हम शिशु काल कहते हैं, क्योंकि जब जन्म होता है तो उस बच्चे को हम बालक नहीं कहते, उसको हम कहते हैं शिशु। तो उसी तरीके से हिंदी साहित्य का ये जन्म काल है, शिशु काल है, प्रारंभिक काल है, आरंभिक काल है, सबसे पहले का काल है, और ये है हमारा आदिकाल। ठीक है, आगे और डिटेल में ये क्वेश्चन आएगा कि आदिकाल नाम इसको किसने दिया। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, लेकिन सर्वमान्य रूप से इसी को स्वीकार कर लिया गया कि भाई जो प्रारंभिक सीमा है उसका नाम आदिकाल है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि दोस्तों जब हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, मतलब हर्षवर्धन का साम्राज्य एकदम खत्म हो रहा था, बिल्कुल उसके पतन की कगार पे वो आ गया था, उस वक्त ही हमारे हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था, उसी वक्त हमारा हिंदी साहित्य उभर कर सामने आ रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य जब मतलब कि उदय हुआ, जब ये अस्तित्व में आया, तब कौन से राजा है जिनके साम्राज्य का पतन हो रहा था। तो वहाँ पे आपको आंसर करना था हर्षवर्धन। तो इसी तरीके से दोस्तों हर पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को समझते चले, जानते चले, अच्छी तरीके से एक दो जो भी यहाँ पे पॉइंट आ रहे उनको क्लियर करते चले। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव, देखो बढ़ाव मतलब विकसित रूप, उसका आगे जो डेवलप होता गया है उसका रूप, उसकी बात की गई है, उसी को हम हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं। नागेंद्र जी कहते हैं कि जो अपभ्रंश का बढ़ाव हुआ है, अपभ्रंश का विकास हुआ है, उसी को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा गया है। अपभ्रंश के विकसित रूप में ही आदिकाल में रचनाएं की गई है, इस तरीके की बात करते डॉक्टर नागेंद्र जी। आगे देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया गया है। उत्तर अपभ्रंश एक होता है पूर्व पहले की, ठीक है, एक होता है उत्तर बाद की। तो यहाँ पे कहा है कि उत्तर अपभ्रंश है, उसकी सभी रचनाओं का समावेश हुआ है आदिकाल में। ठीक है, उसकी जो भी सामग्री थी, जो भी चीजें थी, नोट करके जो पॉइंट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बनता है क्वेश्चन हमेशा, इसीलिए। तो देखिए दोस्तों उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अब्बट के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन ये किसने कहा इसको पुरानी हिंदी और अब्बट, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ये तो आप सभी को पता है कि इसको पुरानी हिंदी और अब्बट कहा जाता है, लेकिन कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने ये नाम कहकर इसको पुकारा है। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके नाम से हमें याद आती है वो कहानी जिसका नाम है उसने कहा था, और जिसका पात्र बहुत ही प्यारे प्यारे पात्र है, और वहाँ पे एक बहुत चर्चित पंक्ति है, वो है कि तेरी कुड़मई हो गई। कुड़मई मतलब सगाई, सगाई की जो रस्म होती है शादी से पहले, उसकी बात होती है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, इन्होंने 3 ही कहानियाँ लिखी, लेकिन ये प्रसिद्ध हो गए कहानी जगत में, और इन्होंने ही उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा। ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है, इन्होंने ही उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर लिया जाए कि मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो आप फटाफट बता देना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर अपभ्रंश को अब्बट कहकर किसने पुकारा है। तो दोस्तों डॉक्टर भोला शंकर व्यास है, इन्होंने हिंदी के आरंभिक रूप को, हिंदी का जो आरंभिक रूप है उसको अब्बट कहकर पुकारा है। ठीक है, उसको इन्होंने अब्बट कहकर पुकारा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। ठीक है, एक तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को याद रखिएगा, उन्होंने पुरानी हिंदी का है, और डॉक्टर भोला शंकर व्यास है जिन्होंने आरंभिक रूप को अब्बट कहकर पुकारा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको कोई समस्या है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी परेशानी है तो आप कमेंट करें। ओके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है, और जिस वक्त आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको ये पंक्ति देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और जानने को मिलेगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को कहा है कि ये अत्यधिक विरोधों का और व्याघातों का युग है, यहाँ पर अत्यधिक विरोध हुआ है चीज़ों का, ये बात कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। जब आप रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। तो इन चीज़ों को हम क्यों ना यहीं पर कवर करते हुए चलिए, ठीक है, इनको यहीं पर डिटेल में हम पढ़ते हुए चलते, समझते हुए चलते, और यहीं पर इनको हम कवर करते हुए चलते। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये किसके द्वारा, ये चाचा जी के द्वारा। चाचा जी कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये कहते हैं कि भाई आदिकाल का जो समय सीमा है वो महाराज भोज के समय से लेकर के हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ठीक है, उसको कुछ पीछे तक का माना जाता है, इस बात को कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देखिए,
8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास के राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। अच्छा, इस बात को लेके भी आगे बहुत सारे विवाद होते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे भक्ति काल में जाके कहते हैं कि भक्ति का उद्भव इसलिए हुआ कि मुसलमान शासकों ने हिंदू जनता के ऊपर बहुत अत्याचार किया, इसीलिए लोगों ने भक्ति का सहारा लिया। इस बात को कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अत्याचार नहीं भी हुआ होता तो भी उस दौर में जनता, लोग, सभी संत, ठीक है, सूफी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है, वो सब यथावत रहती, भक्ति फिर भी उदित होती, क्योंकि वो उनके मन के भाव है, वो तो भी उमड़कर सामने आते। इस बात को कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि अत्यधिक विरोध और व्याघातों का युग है। तो देखिए, 15वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास के राजनीतिक हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने, मतलब हिंदू सत्ता तो धीरे धीरे क्षय हो रही है, कमजोर हो रही है, और इस्लाम सत्ता है वो धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण, देखो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि आदिकाल का जो पूरा साहित्य है वो उसमें आक्रमण की बात होती है, उसमें युद्ध की बात होती है, और आक्रमण और युद्ध के प्रभावों से जो वहाँ पर जनता है, जो शासक है, जो राजा है, जो राजकुमारी है, उनकी जो मनस्थिति है वो निकल करके सामने आती है। इस बात को कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। तो बहुत ही प्यारा फैक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप याद रखिएगा। आदिकाल के सीमांकन के बारे में बात करते हैं तो सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग काल विभाजन किया है, तो हम देख लेते हैं कि किसने क्या किया है। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन कहते हैं कि 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक की जो समय सीमा है वो आदिकाल की समय सीमा है। मिस्र बंधु जो कि 3 भाई है, कौन कौन से आप सभी अच्छे से जानते हो, पहले भी हमने डिटेल में पढ़ाया है। कौन कौन से दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक बार अभी टीजीटी का एग्जाम था यूपी में, और उसमें पूछा गया कि मिस्र बंधु के अंदर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो आप अच्छे से जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक का समय मानते हैं मिस्र बंधु, जो 3 भाई है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन है, ये 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी 993 ईस्वी से 1318 तक का मानते हैं। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ये 1000 से 1343 ईस्वी तक का समय सीमा मानते हैं। ओके, तो ये है अलग अलग विभाजन उनका, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये है इंपॉर्टेंट, और यहाँ से बनता है दोस्तों मिलान वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से इतिहासकारों के नाम और नामकरण होंगे, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, ये उल्टा सीधा कर दिया जाएगा। इसको उलट पुलट करने के बाद कहा जाएगा कि सही मिलान करो, और आपको वो वहाँ पे मिलान करना होगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नामकरण किया है आदिकाल नाम से। ओके, रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा काल नाम देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बीज वपन काल नाम देते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये संधि काल और चारण काल नाम देते हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल नाम देते हैं आदिकाल को, और मिस्र बंधु आरंभिक काल नाम देते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, ये प्रारंभिक काल और शून्यकाल देते हैं, ये गुप्ता नहीं है, ये गुप्त है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, ये वीर काल देते हैं। और कई बार आप वीरगाथा काल और वीर काल में उलझ जाते हो, लेकिन आपको उलझना नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने फैक्ट है, इनको समझिएगा। यहाँ तक के तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये तो अक्सर मतलब किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, मिलान वाले में, या फिर नॉर्मल सा एग्जाम होएगा तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि बताइए राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या नाम दिया आदिकाल को, तो आप बताते हो सिद्ध सामंत काल दिया। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि सर्वमान्य रूप से किसका मत है वो स्वीकार किया गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत स्वीकार किया गया, इन्होंने आदिकाल नाम दिया और उसी को सबने मिलकर स्वीकार किया था। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की, जो अभ्रंश काल नाम से पुकारते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी अभ्रंश काल के नाम से पुकारते हैं। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है, ये जॉन नहीं है, ये जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है, ये चारण काल के नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, ठीक है, ये अंधकार काल के नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, ये जय काव्य काल के नाम से। रामखलायन पांडे संक्रमण काल। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा संक्रमण काल। मोहन अवस्थी आधार काल। शंभुनाथ सिंह प्राचीन काल। वासुदेव सिंह उद्भव काल। और राम प्रसाद मिश्र ये संक्रांति काल के नाम से पुकारते हैं। शैलेब जेदी है अभिवार्य काल और हरीश है उत्तर अभ्रंश काल। बच्चन सिंह और श्याम सुंदर दास जी का इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार लगा रही हूँ और आपको बता रही हूँ। तो बच्चन सिंह कहते हैं अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, जबकि श्याम सुंदर दास इसको वीरकाल या अपभ्रंश काल नाम से पुकारते हैं आदिकाल को। लेकिन सर्वमान्य रूप से जो स्वीकार किया जाता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्वीकार किया जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
आदिकाल में दो प्रकार की शैली थी। कौन कौन सी दोस्तों? एक डिंगल और एक पिंगल। डिंगल पिंगल को मैं यहीं पर एक खाली पेज लेकर आपको समझा देती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे खाली पेज है, यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है एक्चुअल में ये डिंगल और पिंगल। ओके, ये है आपका डिंगल और ये है आपकी पिंगल। ये आदिकाल में दो प्रकार की शैली है जिनमें काव्य सृजना की गई थी, लेकिन आप इनको समझ लें। देखिए दोस्तों, अपभ्रंश के साथ, ठीक है, अपभ्रंश के साथ मिक्स करना है हमें भाषा का। यहाँ पर भी अपभ्रंश और यहाँ पर भी अपभ्रंश। ओके, तो ये हो गई आपके अपभ्रंश। अपभ्रंश के साथ जब आप राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हो, जब राजस्थानी भाषा का आप इस्तेमाल करते हो इसके साथ, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं कौन सी शैली? डिंगल शैली। ठीक है, मतलब अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मेल से बनी हुई शैली को डिंगल शैली बोलते हैं। वहीं पर अपभ्रंश के साथ अगर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों इसको हम कौन सी शैली बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पिंगल शैली। तो ये आपको याद नहीं होता तो बस ऐसे ही एक देखो, कोई इसको हर्ट ना हो, मैं बस याद करने के दृष्टिकोण से आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे याद रख ले कि राजस्थान के लोग ज़्यादा डींग हाँकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के लोग ज़्यादा डींग हाँकते हैं मतलब डिंगल। ठीक है, राजस्थान के लोग ज़्यादा डींग हाँकते हैं मतलब डिंगल। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो यहाँ पर डिंगल में कठोर कर्कश शब्दावली का प्रयोग किया गया और पिंगल में कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, समझनी है। अब पढ़ लेते हैं हम चलकर अपने टॉपिक को। ओके, तो ये देखिए डिंगल और पिंगल दो प्रकार की शैलियाँ हैं, इनको यहाँ पे आप पढ़िए। जब नोट्स बनाना है तब इतनी कहानियाँ आपको नहीं लिखनी, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से लिखना है। डिंगल शैली जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह डिंगल शैली कहलाती है। अपभ्रंश के साथ जब राजस्थानी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो डिंगल है और इसमें कठोर कर्कश शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे कनेक्ट करके बताया था। उसके बाद पिंगल की बात करते हैं तो इसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और दोस्तों इसमें कोमल कांत पदावली का अधिक प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम पढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ओके, और आपको कोई भी डाउट है, कोई उलझन है तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल मैं आपके कमेंट देखती हूँ और जैसे ही फ्री होती हूँ तो आपके कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। ओके, तो दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर मेरा 25 तारीख से प्लस कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, 25 तारीख से मेरा प्लस कोर्स लॉन्च होने वाला है हिंदी साहित्य का, जिसमें एक दिन में 2 क्लास होने वाली है, 2-2 घंटे की। ठीक है, एक क्लास होगी 8 से 10 और एक क्लास आपकी होगी 11 से 1 की। एक दिन में 2 क्लास है। अच्छा, इसमें मैं करवाऊंगी क्या? इसमें मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगी, मतलब कि मैं पहले आपका टेस्ट लूँगी और उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूँगी, आपको समझाते हुए भी चलूँगी। तो मैंने आपके लिए 12 सेट बनाए हैं, मतलब 12 टेस्ट बनाए हैं मॉक टेस्ट के लिए या प्रैक्टिस सेट के लिए या टेस्ट के लिए। आप उनको पहले मैं आपसे टेस्ट लूँगी, ठीक है, साथ ही साथ मैं उसको एक्सप्लेन करते चलूँगी अच्छे तरीके से। तो आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लस कोर्स ज्वाइन कर ले, 25 तारीख से मेरा प्लस कोर्स आ रहा है। ओके, अब इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें, अपने मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद NTA UGC नेट का गोल सेलेक्ट करें, मैंने इस गोल में जाके इतना कर लेंगे। फिर पूजा कुमारी मीना के नाम से मुझे सर्च करें, मेरा नाम है पूजा कुमारी मीना। इसे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें। सी वाल में जाकर मेरी पुरानी क्लासेस आप देख सकते हैं और ये पेपर है पेपर 1 और ये सेकंड पेपर है जिनकी आप सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, साथ ही मैं आपसे बात करती हूँ कि प्लस कोर्स को कैसे ज्वाइन करें। 6 महीने का आप कोर्स ले सकते हैं, 12 महीने का ले सकते हैं, 24 महीने का ले सकते हैं। 6 महीने की फीस 11,250 है, 12 महीने की 13,750 है और 24 महीने की 20,000 है। उसी तरीके से यहाँ पे ये डिस्काउंट मिला हुआ है, ये कैसे मिलेगा? ये हैवर रेफरल कोड है, इसमें आपको पुल्की 10 कोड लगाना है। मेरा कोड है पुल्की 10, क्योंकि प्यार से सभी मुझे पुल्की बोलते हैं, इसीलिए मेरा कोड पुल्की 10 है। आप इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा तुरंत और 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपकी फ़ीस ऑटोमेटिक कम हो चुकी है। फिर आप ये क्रेडिट इकट्ठे हुए रहते हैं, आप क्लासेस देखते हो ना उनके, इनको रिडीम करें, यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद आप पेमेंट करें, आपके पास ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, EMI से, UPI वॉलेट जो भी आपके पास है नेट बैंकिंग, उससे आप पेमेंट करके प्लस की क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं।
प्लस में दोस्तों पेपर 1, पेपर 2 टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ आपको PDF दी जाती है, ये सारा कंप्लीट करवाया जाता है। अगर इसके अतिरिक्त आपको बेनिफिट चाहिए, जैसे कि आपको पर्सनल कोच चाहिए जो समय समय पर आपको गाइड करता रहे, पर्सनल गाइडेंस आपको देता रहे, स्टडी प्लानर आपका बनाता रहे, टेस्ट एनालिसिस करता रहे कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, एक्सपर्ट की गाइडेंस आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। इसको ज्वाइन करने का तरीका सेम है, लेकिन इसके प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस में। ये प्रॉफिट आपके सामने है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर, शेड्यूल। इसके अलावा ये अतिरिक्त जो बेनिफिट है ये दिए जाते हैं आइकॉनिक में। प्लस वाले तो है ही है, ये भी दिए जाते हैं। तो इसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल हूबहू उसी की तरह जो अभी मैं आपको बता के आई थी। प्लस का पुल की 10 कोड लगाई, इससे मिल गया आपको 10% का डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद आप यहाँ पे इसको पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, नेट हो या और कोई भी कैटेगरी हो। उसमें बैच कोर्स आपके लिए चलाए जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की जो ऑल यूनिट होती है, जैसे कि पेपर 1 की 10 यूनिट है, पेपर 2 की 10 यूनिट है, सबको कवर करवाया जाता है, रिवीजन करवाया जाता है, ठीक है। सभी के टेस्ट लिए जाते हैं और जो सेकंड पेपर है उसमें 21 सब्जेक्ट है जिनकी क्लास आपकी यहाँ पे होती है। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे आपको अपने अपने सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर तो है ही, उसके अलावा सेकंड पेपर 21 सब्जेक्ट है जिनकी क्लासेस आपको अनअकैडमी में मिलेगी। ये बैच कोर्स चल रहे हैं जिनमें आप एनरोल करके सारे बैच कोर्स देख सकते हैं। अनअकैडमी पे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पेमेंट किया तो आप एक ही टीचर का देख सकते हैं, आप सभी एजुकेटर की सभी क्लासेस देख सकते हैं प्लस कोर्स में आने के बाद। तो दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बार बार मेरी क्लास देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में जुड़े रहने के लिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। ओके दोस्तों, बाय बाय।